बहुत शुक्रिया नाजरीन। तवील गैर हाज़िरी के बाद मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान की डायमंड जुबली मनाई जा रही है और 75 साल आज़ादी को जो है वो हो चुके हैं। 25 सालों में पाकिस्तान दो लख्त हो गया, एक बड़ी अक्सरियत जो है वो हमसे अलग हो गई और 50 साल बाद आज हम कहाँ खड़े हैं, ये एक ज़ाहिर है 75 सालों की एक तारीख़ है। इस पर बात करने के लिए एक बहुत ज़्यादा वक्त भी चाहिए, लेकिन आज हम जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है और उसमें ये डायमंड जुबली जो मनाई जा रही है, इस पर बात करते हैं। आपको ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से पाकिस्तान की कौमी असम्बली की जानिब से डायमंड जुबली की तकरीबात का इनेकाद किया गया और ये पहली दफ़ा ऐसा था कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली के ऐवान में बच्चों को बुलाया गया, उनसे तकारीर करवाई गई, ख़वातीन की जो है वो एक नशस्त हुई जिसे कन्वेंशन कहा जाता है। उसमें पार्लियामेंटेरियन ख़वातीन हैं, उन्होंने भी शिरकत की और उसके साथ साथ दीगर मकतबा फ़िक्र से और मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया। इसी तरह जो अक़लियतें हैं यानी नॉन मुस्लिम, वैसे तो पाकिस्तान के आइन में तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उन्हें अक़लियतें कहते हैं। उनके लिए भी एक कन्वेंशन हुआ। जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास 13 अगस्त को रात को तकरीबन कोई 10:30 बजे उसका इनेकाद किया गया और ये 11:55 तक ये इजलास चला। उसके बाद एक आतिशबाजी हुई, बड़ा शानदार किस्म का ये मंज़र था और एक बड़ी ख़तीर रकम के बाद जो है वो ये सारा प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल हुआ। इसमें स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की अपनी ख्वाहिशात और उनकी कोशिशें शामिल थीं, जिसकी वजह से ये जो इंतहाई अहम किस्म का प्रोग्राम जो है वो मुनक़द हुआ। लेकिन सवाल ये था कि ये जो 3 दिन सारा प्रोग्राम चलता रहा, उसमें पाकिस्तान के जो शोरश ज़दा इलाके हैं उनके लोगों को नहीं बुलाया गया। मिसिंग पर्सन के वर्सा को नहीं बुलाया गया, जिनमें बलूचिस्तान के लोग मुतासरीन हैं वो शामिल थे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो जंग ज़दा इलाके हैं उनके लोग शामिल नहीं थे। तो एक बात तो ये है कि उनका जो मौक़िफ़ है इसमें शामिल नहीं किया गया। इस्टेब्लिशमेंट का एक नैरेटिव था और उसको ही कोशिश की गई कि उसका बयान किया जाए, बातें की जाएं, लेकिन जो पाकिस्तान के तारीख़ी हक़ाइक़ हैं वो बयान किए जाएं, वो उस तरफ कोई नहीं गया। लेकिन सबसे जो अहम बात है, पाकिस्तान में जो जमहूरियत है और उसके साथ हमारे जमहूरी लोग क्या करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने तो पहले दिन से इस मुल्क की जमहूरियत के साथ जो खिलवाड़ खेला वो किसी से ढका छुपा नहीं। हम तारीख़ में जाने से पहले आज मैं आपके सामने वो हक़ाइक़ भी रखना चाहता हूँ कि ये इत्तेहादी जो 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत है, उनमें एक तरफ इमरान खान है जो असम्बली में मौजूद नहीं है, सिर्फ़ उनके मुनर्रिफ़ अरकान हैं, उनकी एक मखसूस तादाद वहाँ मौजूद है, जबकि बाकी उनके एक बड़ी अक्सरियत ऐवान के अंदर मौजूद नहीं है। 13 अगस्त को रात को वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने बज़रिया पाकिस्तान टेलीविज़न कौम से ख़िताब किया, जिसको तमाम टेलीविज़न चैनल ने टेलीकास्ट किया और उसमें उन्होंने मीसा के मईशत की बात की। हालांकि उनके ख़िताब के बाद ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने आना तक गवारा नहीं किया और अगर वो अपनी बात कौमी असम्बली के फ्लोर पर करते तो उसकी अहमियत और ज़्यादा होती और ये उनको करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये कोशिश नहीं की। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन 14 अगस्त की सुबह को वो परचम कुशाई की जो हमेशा मामूल के मौजब जो तकरीब होती है उसमें उन्होंने शिरकत की, लेकिन कौमी असम्बली में आना गवारा नहीं किया। यही सूरत हाल इमरान खान के दौर में थी और हमने देखा कि पाकिस्तान की इसी कौमी असम्बली, जिसे इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम मुंतखब करके अपने नुमाइंदे इस ऐवान में भेजते हैं, उसको भी इमरान खान कोई हैसियत, उसको इज़्ज़त, उसको तौकीर देने के लिए तैयार नहीं थे।
हमने तो यहाँ तक देखा था इमरान खान का जो दौर था तकरीबन कोई 4 साल के करीब का, उसमें उनके अरकान को ऐवान में लाने के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट ने एक अफसर दिया था जो ही ये काम करता था। जब उनकी हुकूमत जाने वाली थी तो फिर ये सारी सूरताल ख़त्म हो गई थी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम जो लोग हैं, अवाम हैं, जो 22 करोड़ लोग हैं, उन लोगों को उन लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी आसान करने के लिए ये ऐवान जो है अपना किरदार अदा नहीं कर सका है। ये इस ऐवान के अंदर जो भी ये ऐवान जिन भी वज़राए आज़म को मुंतखब करता है, होना तो ये चाहिए कि इस ऐवान के सामने जवाबदा हो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऐसा होता नहीं है। अब ये ऐसा क्यों नहीं होता, इसके ऊपर एक बड़ी डिबेट की ज़रूरत है। इन सारी सूरत-हाल के अंदर होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के उस खुसूसी इजलास में शिरकत करते, ग्रैंड डायलॉग की बात करते। इस मुल्क के अंदर 75 सालों के दौरान जिसने भी जितने गुनाह किए हैं, इन तमाम फरीक़ैन को, जिसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की सियासतदान जो ज़िंदा हैं, उन सबको बुलाया जाता। पहले तो ये सारे अपने गुनाहों का एतराफ़ करते, कहाँ कहाँ फॉल्ट हुए इन 75 सालों में उनका एतराफ़ किया जाता और फिर इनका अजाला किस तरह होगा उस पर बात की जाती और आने वाले 25 सालों में हम पाकिस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं उसके लिए कोई मंसूबाबंदी होती। इस तरह का कोई रोड मैप वो पेश करते, बयान करते, तो जाहिर है कि ये एक नई बात होती, एक नई तजवीज़ होती और उसे पाकिस्तान के मीडिया के ज़रिए पब्लिक के अंदर डिबेट में लाया जाता, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान किसी एक नई राह की तरफ चल निकलता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सवाल ये है कि इस मुल्क के जो 22 करोड़ लोग हैं वो कहाँ जाएं? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा इस मुल्क की जमहूरियत को एक लौंडी जितनी जो है वो अहमियत मुश्किल से दी है। अपने ताबेदारों के हवाले इस जमहूरियत को उसके हवाले किया। जब उन्हें बात पसंद ना आई तो उस जमहूरियत को वापस ले लिया, फिर कोई नया बंदा ले आए। ये आखिर जो खेल है चूहे बिल्ली का कब तक चलता रहेगा? इस मुल्क को 75 साल हो चुके हैं, दुनिया न जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन हम बहैसियत मुल्क अभी भी कोई सबक हासिल करने के लिए तैयार नहीं हैं। होना तो ये चाहिए था कि दिसंबर 1971 में जब ये मुल्क 2 लख्त हुआ, उसके बाद तमाम कुव्वतें बैठतीं और इसके लिए कोई नई राह, कोई नया रोड मैप तैयार करती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। भुट्टो साहब को जिस तरह आपने देखा कि जो वक्त मिला उसमें उन्होंने इस मुल्क को खड़ा करने की एक कामयाब कोशिश तो की, लेकिन फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए उन्हें शहीद कर दिया गया। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद कर दिया गया उसी लियाकत बाग में पिंडी के अंदर। मियाँ नवाज शरीफ को एक ऐसे केस में जलावतन कर दिया गया। इसी तरह जो सियासतदान अवाम की जब बात करने लगते हैं, इस मुल्क के अंदर जो आइन बना हुआ है उसकी पासदारी की, उस पर अमल करने की बात करते हैं, तो वो उन्हें नागवार गुजरती है। इमरान खान आज भी इस मुल्क के अंदर वो आइन की बात नहीं करते। वो इनको चोर डाकू तो कहते हैं, जिसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़े अरसे से एक बड़े प्लान के तहत उसके ऊपर एक बड़ा सरमाया खर्च करके मुल्क के जो सियासतदान हैं उनको चोर डाकू साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। इमरान खान ने उसी नैरेटिव को कंटिन्यू किया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने जो सारा काम किया था, अब इमरान खान उसको कैश कराने चल निकले हैं। और यही सबब है कि पाकिस्तान में ये जो हुकूमत थी अभी जो मौजूद है, असल में मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उसने इस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू करने के लिए अपने आप को एक ऐसी खाई में गिरा दिया है जिसकी उसे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और हम क्योंकि एक खड़ी हुई स्टैंड पर खड़ी हुई साइकिल चलाने के आदी हैं और हम उस पर पैडल मारते जाते हैं, चलाते जाते हैं और हम समझते हैं कि हमारी साइकिल चल रही है, लेकिन हम वहीं खड़े हैं। यही सबब है
कि मैं आज भी ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान के जनरल कमर जावेद बाजवा से, उनसे कुछ और जनरलों से इख्तलाफात तो हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का वो आज भी आँख का तारा है। अगर जनरल बाजवा नवंबर तक तब्दील हो जाते हैं और उन्हें मज़ीद 1 साल की ये इत्तेहादी हुकूमत एक्सटेंशन नहीं देती, तो आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में उसे वो 2/3 अक्सरियत दिलाकर इस मुल्क का जो पूरा पार्लिमानी निज़ाम है उसको वो तब्दील करा लेंगे, और यही उनकी एक बड़ी ख्वाहिश थी। लगता ऐसा है कि इन 75 सालों में, इस पौन सदी के एक बड़े अरसे में हमने कोई सबक नहीं सीखा। पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि अब ये डिबेट जो है वो गली मोहल्लों में ले आएँ, और जब इलेक्शन हो तो कोई अपना फ़ैसला ऐसा करें ताकि उनकी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात हैं, उनके जो मसाइब हैं वो कम हों, वो हल हों, और वो इन सियासतदानों से और इस्टेब्लिशमेंट से भी जवाब तलबी करें कि आखिर हमने तुम्हारा कसूर क्या किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी राय का भी इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए।